तो नमस्कार। आखिरकार वो दिन नजदीक आ गया है, वो घड़ी नजदीक आ गई है जिस वक्त हम ये कह सकते हैं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। हालांकि काउंटडाउन बहुत दिन से चल रहा था, बहुत वक्त से चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त, कल भी इस बात का अंदेशा था, लेकिन आज आखिरकार शाम को 5 बजे इस वक्त की हम ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी खबर आ जाएगी, क्योंकि आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। ये सभी जानते हैं कुल मिलाकर के 543 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों पर 7 से 8 चरणों में 7 to 8 फेजेस में चुनाव कराए जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के बीच हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दरअसल 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म होने जा रहा है, यानी कि इस दिन तक नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर के 28 दिन कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को पूरे प्रोसेस के लिए चाहिए, तो 28 दिन वो पूरे इन फेजेस के लिए लेगा। और लोकसभा चुनाव के लिए पूरे तरीके से देश तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद आज शाम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जैसे ही यह ऐलान होगा वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो जाएगी और सभी दल इसके एम्बिट में आ जाते हैं। सभी दलों को इसका पालन करना होगा। तो हम आपको यह यकीन दिला दें कि एक एक खबर, एक एक तारीख, एक एक राज्य और किस तारीख का, किस स्टैटिस्टिक्स का आपके ऊपर क्या प्रभाव करने वाला है, यानी कि आप कब मतदान करने जाएंगे, आप किस राज्य से हैं तो आपके लिए कौन सी तारीखें जानना इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आम लोगों के मतलब की होती हैं, यानी कि जो आप जानना चाहते हैं रेदर देन द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हम आपको बताएंगे। विशाल मेरे साथ रहेंगे, स्टूडियो में ही है इस वक्त, और विशाल एक एक तारीख, एक एक आंकड़े को बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे। वो सवाल जो कि इस वक्त पूरे देश के जहन में है वो जी न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे। बिल्कुल सचिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जरूरी खबरें और तमाम जरूरी वो तारीख जो आपके लिए जाननी जरूरी है, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उन आंकड़ों पर और उन फैक्ट्स पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 7 से 8 चरणों में यह चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के महीने में हो सकता है, यानी कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी आप अप्रैल से मई के महीने में वोट डालने के लिए जाएंगे। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 3 जून को खत्म होगा। उससे पहले नई लोकसभा का निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रिएक्शन पहले ही आ चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी कि बस 5 बजे का इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं मोदी के चुनावी नवरत्न कौन कौन से हैं जिन पर सबसे ज्यादा दारोमदार रहने वाला है। सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, जो लोकसभा चुनाव के पहले से ही जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहे। 2014 से लेकर 2019 तक इनकी अध्यक्षता में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। इसके अलावा सचिन, राजनाथ सिंह, जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री हैं और हाल के दिनों में सक्रियता जबरदस्त उनकी रही है। इसके अलावा अगर बात कर अरुण जेटली की, यानी कि देश के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक, वित्त मंत्रालय संभालने वाले मंत्री, जिनको अहम नीतिगत निर्णय लेने होते हैं और जिनके निर्णयों की छाप भी इस बार के चुनाव में नजर आएगी। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इनका चेहरा भी खासा अहम होगा, क्योंकि इनके मंत्रालय ने जिस तेजी से काम किया है, सरकार इन पर भरोसा करती है। देश के 18,000 उन गांवों में बिजली पहुंचाने का सपना, जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वो पीयूष गोयल के नेतृत्व में पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ऐसे में अगला नवरत्न, अगला चेहरा है पीयूष गोयल। ये वो तमाम चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में जिन पर अच्छा खासा दारोमदार रहेगा। ये जब प्रचार करने के लिए निकलेंगे तो ये क्या कहते हैं, लोगों की नजर इन पर होगी। इसके अलावा राम माधव, जो कि संगठन के काम को जबरदस्त तरीके से देखते आए हैं, किस तरीके से संगठन चुनाव में जाएगा, क्या रणनीति होगी, किस तरह की बातें, कैसे मुद्दे, कैसे योजनाओं को लोगों के सामने रखेंगे, राम माधव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी उनका चेहरा काफी अहम होने वाला है। योगी आदित्यनाथ हैं अगला वो चेहरा। इसके अलावा एक सशक्त महिला चेहरा, यानी कि स्मृति ईरानी, जो पिछले 5 साल में 2 अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुकी हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के तीखे आरोपों का वो जवाब देती हैं, वो कांग्रेस के बीच में भी अच्छे तरीके से जानी जाती है कि इनका सामना करना मुश्किल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी जिस एक चेहरे पर है वो है हेमंत बिस्व शर्मा, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में है और पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी एक तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा के कंधों पर रहने वाली है। सचिन, जाहिर सी बात है। और ये आपने नवरत्न बोला,
और नवरत्न का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी, एक चाणक्य हैं कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के इन चुनावों के लिए, चुनावी मैनेजमेंट के लिए, चुनावी रणनीति के लिए। तो जैसे ही सुबह ये खबर आई कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 5 बजे, वैसे ही तमाम पॉलिटिकल दल, तमाम राजनीतिक दल जो कि कह रहे थे कि तैयारी उनकी पूरी है, जनता के बीच हम जा रहे हैं, उन्होंने अपना दम भरा, तमाम विरोधियों को पटकनी देने की बात अभी से शुरू कर दी, क्योंकि परसेप्शन चुनावों में बहुत जरूरी होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मानसिक रूप से, सांगठनिक रूप से पार्टी भी प्रस्तुत है, जनता भी प्रस्तुत है। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और अचंभित होंगे लोग। पूरी तरह तैयार है। 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मजबूर नहीं, देश को मजबूत सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए। वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो मजबूर लोग जो महागठबंधन बना रहे हैं वो ठगबंधन है, वो देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जब भी चुनाव आयोग इन तिथियों को घोषित करेगा, पार्टी तैयार है। मोदी जी की नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, नामुमकिन अब मुमकिन है, ये दिखाना कि रिपोर्ट कार्ड क्या है सरकार का और क्या क्या हर वर्ग के लिए किया गया है, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबकी बातें हम करने वाले हैं। तो नामुमकिन है तो मुमकिन है, कुल मिलाकर के नलिन कोहली ये कहते हुए। तो 3 मेरे इस वक्त सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल पांडे इंडिया गेट से मेरा साथ दे रहे हैं, राजू केरनी जम्मू से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन के बाहर यानी कि विज्ञान भवन जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ नित्यानंद भी मुझे नजर आ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, घड़ी हम दिखा रहे हैं, काउंटडाउन लगातार चल रहा है, 3 घंटे और लगभग 52 मिनट। ये वो वक्त होगा जिसका इंतजार हम कल भी कर रहे थे, रवि आपसे बात हुई थी, परसों भी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कब, किस वक्त, अब वो वक्त हमारे सामने। जी बिल्कुल, लोगों को होली से कहीं ज़्यादा इंतजार लोकसभा चुनाव के तारीख का था, क्योंकि होली भी आने वाली है। तो होली से पहले चुनाव का ऐलान होना था। सबको लग रहा था कि ये भी एक महापर्व है, जिसमें हर आदमी का जो 18 साल से ऊपर की उम्र का होता है उसका वोट मायने रखता है। और ये एक समय होता है जिसमें आप अपनी सरकार चुनते हैं, अपने मन की सरकार चुनते हैं, जैसी सरकार चुननी होती है। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनावी बिसात बीत चुकी है और सबको इंतजार है कि जैसे ही चुनाव आयोग ऐलान करता है इस बात का। और इससे पहले ही अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो जिसने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया, जिसमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी का नाम है, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की पहली बैठक कर ली है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। और चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो बिल्कुल साफ है कि एकदम निरपेक्ष चुनाव होगा, कहीं से ईवीएम में कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आए। इसके लिए चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 लाख पोलिंग बूथ है देश भर में, उसके लिए ईवीएम हो चाहे वीवीपैट हो। वीवीपैट के बाद एक आम आदमी को समझाने के लिए भाषा में कहा जाए तो वीवीपैट में जब आप वोट डालते हैं तो 7 सेकंड तक आप देख सकते हैं कि किसको ये वोट गया है, 7 सेकंड तक वो पर्ची आपके सामने दिखती है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग में पहला लोकसभा चुनाव होगा जिसमें पूरी तरह से ईवीएम वीवीपैट के साथ जुड़ के चुनाव होगा। और इसमें कहीं ना कहीं आरोप लगाने का जो विपक्षी दल है उनको कम मौका मिलेगा। तो कुल मिला के चुनावी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है। माना जा रहा है कि 7 से 9 फेज, चूंकि पिछली बार 9 फेज में चुनाव हुआ था, 2009 में 5 फेज में हुआ था, 2004 में 4 फेज में हुआ था। तो कुल मिलाजुलाकर हो सकता है 7 से 9 फेजेज में चुनाव हो। नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत होती है, और तमाम राज्यों में चुनाव की तैयारी है। जम्मू कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं 28 दिन आपने कहा था कि टोटल प्रोसेस जो है 28 दिन है। और ये अपने आप में अमेजिंग है कि इतनी बड़ी इलेक्टोरल संख्या और इतने तरीके से इलेक्शन मैनेज कर लेना। विशाल पांडे, कुछ लोग भी नजर आपके साथ आ रहे हैं। अब जैसा कि रवि ने जिक्र किया कि होली पीछे रह जाती है, बड़ा फेस्टिवल पीछे रह जाता है, क्योंकि इससे बड़ा महापर्व लोकतंत्र का होता नहीं है। लोगों का क्या मानना है, कुछ बात करेंगे? बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए हर किसी को इंतजार बहुत ही बेसब्री से है लोकसभा के आम चुनाव का, क्योंकि हर कोई इसका इंतजार करता है 5 साल तक अपने मुद्दों को लेकर, अपने तमाम इश्यूज को लेकर कि जब इलेक्शन आएगा तो वो नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो नेताओं को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ यहाँ पर फैमिलीज के हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। आप बताइए, आज शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन चुनाव का ऐलान करेगा, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, किस तरह से आप इस चुनाव को देखती हैं? ये चुनाव बहुत ही अभी मतलब एक ऐसे दायरे पर है, ऐसे मोड़ पर है जहाँ पे हमें एक सक्षम नेता चाहिए।
जो कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे सबसे सक्षम नेता है। एक वही ऐसे एकमात्र नेता है जो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। इनके हिसाब से सक्षम नेतृत्व चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं? क्या कहना है आपका? 5 बजे चुनाव आयोग ऐलान करेगा। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन जो है डेवलपमेंट पे लड़ा जाए और डेवलपमेंट का मुद्दा हो, लेकिन ये बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि ये इलेक्शन दो तरफा होगा। एक तरफ होगा मोदी के सपोर्टर्स और एक तरफ होगा मोदी के विरोध। ये पहली बार मेरे को लगता है ऐसा एक स्थिति है इस देश में जहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं है ये झगड़ा। दिस इज क्लियरली बिटवीन मोदी एंड एंटी मोदी एंड वर्सेस ऑल की लड़ाई है। सचिन, आप बताइए, आपने कुछ कविता भी तैयार की, जैसे रवि जिक्र कर रहे थे, होली से ज्यादा यहाँ पर लोगों को चिंता चुनाव की है। आपने होली और चुनाव को जोड़कर कुछ कविता तैयार की है, जल्दी से। नहीं, मैं देश को एक मात्र संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद देश ये नया उभर कर आया है। बहुत दिनों के बाद देश ये नया उभर कर आया है। ये गांधी के गाल नहीं है, दुनिया को दिखलाया है। करबद्ध निवेदन है मोदी जी, करबद्ध निवेदन है मोदी जी, काम एक बस कर डालो। इसी वक्त इन गद्दारों के सीनों को छलनी कर डालो। इसी वक्त इन गद्दारों के सीनों को छलनी कर डालो। यहाँ पर कुल मिलाकर लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर बताया कि विपक्षी महागठबंधन बनाने की पूरी कवायद जारी है, आप भी जान रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है वो शामिल नहीं करे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई मोदी वर्सेज ऑल जरूर दिखाई दे रही है। सचिन जी बिल्कुल, मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है विशाल कि जिस तरीके का इस वक्त इलेक्शन गिमिक जो पहले से ही चल रहा है, 1 साल से लगभग ये नैरेटिव तय करने की कोशिश की जा रही है, इससे इंटरेस्टिंग चुनाव शायद ही हुआ हो कि इंडियन हिस्ट्री में। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन में भी कई धड़े हैं, फिर उसके बाद हर राज्य का अलग स्टेक है, पता नहीं कौन कहां से विनर तय कर दे। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्यों विशाल? बिल्कुल सचिन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार और इस बार की स्थिति में बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ गए हैं कि तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट होकर सामने आना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा जिसे चुनाव जीतने के बाद वो कहेंगे कि हां भाई हमारी तरफ से ये है प्रधानमंत्री का चेहरा। और उससे भी बड़ी बात जो जनता पूछ रही है, वो पूछ रही है कि आपकी नीति क्या होगी। क्या सिर्फ आप आलोचना करेंगे या फिर आप ये भी बताएंगे कि रोजगार कहां से पैदा होगा, राज्यों में खुशहाली कहां से आएगी, किसानों के लिए आपके पास प्लान क्या है? क्या सिर्फ कर्ज माफ करेंगे या फिर किसानों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे? सचिन, ये वो सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रांड मोदी चलेगा? क्या अकेले मोदी लहर में ही विपक्ष उड़ जाएगा पिछली बार की तरह, या फिर मुकाबला पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा कड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा पार्टियां एकजुट होकर मोदी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं? सचिन बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसका आपने जिक्र किया कि मुकाबला जो है वो पहली बार से खड़ा होगा। अब मैं देख पा रहा हूं रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं राजू केरनी का रुख कर लेता हूं। सबसे पहले राजू केरनी, जम्मू से हालांकि खबर है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का फैसला अब बाद में लिया जाए, लेकिन जम्मू का गणित बताता है रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए कि 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 पीडीपी के पास घाटी से गई थी, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद से श्रीनगर या फिर घाटी को लेकर के भी काफी आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही थी। अगर साथ ही अनाउंस हो जाता है तो जी, अगर विधानसभा के चुनाव भी इसके साथ ही अनाउंस हो जाएं, जैसे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, 4 और 5 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे टूर हुआ था, तो उसको सभी ने यही कहा था कि विधानसभा की इलेक्शन भी जो है पार्लियामेंट की इलेक्शन के साथ करवा दी जाए। हालांकि ये डिसीजन जो है अब आज शाम को जो है ये अनाउंस हो जाएगा कि कब होती है विधानसभा की इलेक्शन। लेकिन अगर विधानसभा की इलेक्शन भी साथ हो जाती है तो बीजेपी की ज़ाहिर सी बात है, जम्मू में जो डेवलपमेंट हुई है और लद्दाख को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोशन दिया है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी दी है और इतना डेवलपमेंट उस इलाके में भी हुआ है, और कश्मीर घाटी में भी उन्होंने बेस बनाया है अपना। और कश्मीर घाटी में जिस तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस निकल के सामने आ रही है, जो कि बीजेपी की एक समर्थक पार्टी रही है, तो बीजेपी जो है अगर विधानसभा के चुनाव भी इसके साथ हो जाते हैं तो बीजेपी इस समय जो है एक गेनर पार्टी के रूप में जो है बाहर निकल के आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये फैसला अंतिम जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है, क्योंकि फोर्सेस पहले भी हमने देखा वहां पर डिप्लॉयड है, और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन, अभी कुछ दिन पहले मैं भी वहां पर मौजूद था, इलेक्शन कमीशन का दौरा लगातार चल रहा था, वो इन्हीं टेक्निकलिटीज का अंदाजा ले रहा था। रविंद्र के पास और इन्फॉर्मेशन है, रुक करेंगे, उनका भी इस वक्त नजर आ रहे हैं।